हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन या फिर इसको कहते हैं अतिसंयुग्मन। ठीक है ना। तो जो हाइपर कंजुगेशन है ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है ना। हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था और रिएक्शन मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट को जो है हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, हाइपर कंजुगेशन, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे रिएक्शंस को, जैसे हमने रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक को स्टार्ट किया है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब किसी भी रिएक्शन को जो कंप्लीट होती है उसके कंप्लीट होने में जो स्टेप्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो उन स्टेप की स्टडी करने में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस का बहुत ही बड़ा जो है रोल होता है। ठीक है ना। इसलिए इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चे कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारा हाइपर कंजुगेशन हो या इंडक्टिव इफेक्ट हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ें, है ना, या फिर ये हमारे सिलेबस से या हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट हो या हाइपर कंजुगेशन हो या रेजोनेंस हो, इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंटरमीडिएट या फिर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी को चेक करने का क्या उद्देश्य होता है, ये हम सब पहले ही रिएक्शन मैकेनिज्म बता चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन की स्पीड को चेक करने के लिए, मतलब वो रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, वो सब डिपेंड करता है इंटरमीडिएट पर या फिर रिएक्टेंट पर। ठीक है ना। और उन पर डिपेंड किस तरह से करता है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट या रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पर ये सब डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हाइपर कंजुगेशन है इसके बारे में जो भी बात करेंगे वो सब हमारी किससे रिलेटेड होगी, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। किसकी स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी या फिर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। ठीक है ना। हमारे पास बहुत हर टाइप के रिएक्टेंट होते हैं, हर टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो जो हाइपर कंजुगेशन होता है ये केवल कुछ ही टाइप्स के रिएक्टेंट या कुछ ही टाइप के इंटरमीडिएट्स पर अप्लाई होता है। कौन से ऐसे इंटरमीडिएट है या कौन से ऐसे रिएक्टेंट है जिन पर ये अप्लाई होता है, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन इसके किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इन सब की बातें हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन की, तो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है ना। बेकर नाथन इफेक्ट या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन की, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ interaction of electrons of alpha CH bond with adjacent, ठीक है ना, with adjacent unpopulated नॉन बॉन्डिंग। ठीक है ना। अब इसको हम समझा देंगे क्या है। इट इज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड विथ एडजेसेंट अनपॉपुलेटेड नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार हो सकता है या फिर पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन क्या है, ये एक टाइप का हमारा क्या है, इंटरेक्शन है। ये क्या है, इंटरेक्शन है। वैसे हम लोग हाइपर कंजुगेशन को नॉर्मली ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब ये एक टाइप की क्या है, ओवरलैपिंग है। अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या है, एक प्रकार का इंटरेक्शन है। और ये इंटरेक्शन किनके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन्स, कौन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें, और उसके बाद जो है अनपॉपुलेटेड का मतलब है वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अनपॉपुलेटेड नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल या फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार और पाई स्टार ऑर्बिटल।
ठीक है ना। तो अभी तो ये डिफिनीसन है, इसको हम लोग जो है डिफाइन करेंगे आगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये हाइपर कंजुगेशन है वो क्या है, ये एक टाइप का इंटरेक्शन है। और ये जो इंटरेक्शन है वो किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारा अल्फा CH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सिग्मा, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड विथ एडजेसेंट, उसके जो बगल में होगा क्या, अनपॉपुलेटेड नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, और उसकी जगह पर क्या हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार या फिर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन को कि ओवरलैपिंग बिटवीन, ठीक है ना, मतलब इसी इंटरेक्शन को हम ओवरलैपिंग से दिखा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो दो टाइप की होती है, ठीक है ना। ये दो टाइप की ओवरलैपिंग है, एक CH और पी ऑर्बिटल के बीच में, और दूसरी CH और सिग्मा स्टार या पाई स्टार, या सीधे हम लोग कह सकते हैं, है ना, पी ऑर्बिटल या फिर सिग्मा स्टार या फिर इसके साथ में पाई स्टार। तो पहला क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और दूसरा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच का ओवरलैपिंग, और दूसरा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ये हम लोग को मिलेगी इन एल्कीन, मिलेगी इन एल्कीन्स में, ठीक है ना। और इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होगी किस तरह से होगी उसके बारे में बात करेंगे, वो हमें मिल जाएगी कार्बोकैटायन, और सेकंड मिल जाएगी फ्री रेडिकल्स में, ठीक है ना। तो ये तो केवल हाइपर कंजुगेशन के बारे में है कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग बेकर-नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन में इंटरेक्शंस होता है, किसका इंटरेक्शन होता है, जो हमारे अल्फा CH बॉन्ड होते हैं, अल्फा CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, और उसके बाद उसके बगल में, मतलब उसके जो एडजेसेंट में अनपॉपुलेटेड नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल हो सकता है, या फिर उसमें सिग्मा स्टार और पाई स्टार हो सकता है, ठीक है ना। ये किस तरह से होगा वो हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा केस है सिग्मा स्टार या पाई स्टार का जो है वो एल्कीन का केस है, और जो पी ऑर्बिटल का केस है वो हमारा कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का केस है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक को जो है थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, कि जैसे एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कीन में किस तरह से ये इंटरेक्शन होता है या ओवरलैपिंग होती है, और इसमें हम लोग एल्कीन्स जैसे हमें दी गई हैं, 2-4 एल्कीन्स दी गई हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन्स में, ठीक है। इन एल्कीन, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन में ओवरलैपिंग में हम क्या किसकी बात करेंगे, एल्कीन में, कि एल्कीन्स में ये ओवरलैपिंग जो है किस टाइप से होती है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ओवरलैपिंग देखनी है वो अल्फा CH बॉन्ड और इस पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है ना। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन भी कैसा है, sp2, है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे CH और ये हो जाएगा CH2, ठीक है ना। यहाँ का हाइड्रोजन अभी हम नहीं लिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो हमारी एल्कीन है, इस एल्कीन में ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन और ये हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में है, कि सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फ़ा CH बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फ़ा CH बॉन्ड, और किसके बीच में है, पाई बॉन्ड,
ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच, तो ये हमारा सी एच बॉन्ड है, एक सी एच बॉन्ड, दो सी एच बॉन्ड और तीन सी एच बॉन्ड, ठीक है ना। और ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है पाई बॉन्ड, है ना, ये क्या हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हमारे पास दो पाई इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो पाई और पाई स्टार, है ना, एक पाई ऑर्बिटल और दूसरा क्या होता है पाई स्टार। तो दो इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे तो 1 2, मतलब जो पाई स्टार है वो उसका क्या है वैकेंट है। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्फा सी एच बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पाई स्टार में इंटर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, जो इंट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस साइड में क्यों मूव करेंगे, मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन की ओर मूव क्यों होंगे। तो मूव होने का ये रीज़न है कि यहाँ पे जो पाई स्टार है वो हमारा कैसा है वैकेंट है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा ट्रांसफ़र होगा, इसी को हम लोग कह देते हैं यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो इंट्रैक्शन होगा किस तरह से कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ मूव करेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर मूव कर जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ये हो जाएगा CH2, है ना, CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। फिर ये कार्बन और इस कार्बन से एक H लगा हुआ था उस H को लगा देंगे और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो बन जाएगा CH2 माइनस और यहाँ ये H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ये जो हमारी ओवरलैपिंग है, इस टाइप की ओवरलैपिंग जो है हमें ये एल्कीन में जो है देखने को मिलती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस तरह की ओवरलैपिंग हुई है। कौन सी ओवरलैपिंग हुई है सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच और पाई बॉन्ड के बीच में। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग किस तरह से हुई है या इंट्रैक्शन किस तरह से हुआ है कि जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं सी एच बॉन्ड के वो किसकी ओर इंटरेक्ट हुए हैं इस पाई स्टार वैकेंट पाई स्टार की ओर इंटरेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसका एक हमारा क्या हुआ है एक नया स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए सिर्फ होता है क्योंकि जो हमारा नया स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस कंपाउंड के, जो हमारी ये एल्कीन है इसके जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो उससे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी एल्कीन है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की वजह से या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है ना। इसको जो हम लोग इस तरह से अदर एग्जाम्पल्स लेकर के भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एक ये एल्कीन हो गई और एक एल्कीन हमने ले ली इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो गई CH3, ठीक है ना। एक एल्कीन हम इसको मान ले रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट एल्कीन हो गई और ये हो गई सेकंड एल्कीन, है ना। और आपको एक चीज़ और बता दें इम्पोर्टेंट कि जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन से हमेशा एक ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू अल्फ़ा CH प्लस 1। मतलब जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे अल्फ़ा CH बॉन्ड होंगे उससे एक ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा CH बॉन्ड कितने थे 3, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे 4, ठीक है ना। 3 अल्फ़ा CH हैं तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे 4। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू अल्फ़ा CH प्लस 1 कि एक ज़्यादा होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि किसी भी कंपाउंड के, मतलब ये जो हमारी एल्कीन है उसके जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो एल्कीन है और इन दोनों एल्कीन को हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखना है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है। तो इसको हम लोग इस हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा H है, इसका मतलब इसके 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पे अल्फ़ा H की बात करें तो ये हो गई हमारी एल्कीन, तो 3 अल्फ़ा CH यहाँ पे और 3 अल्फ़ा CH यहाँ पे है। तो टोटल अल्फ़ा CH कितने हो गए 3 और 3 6 और इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 7। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 7 और इसके जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 4। तो इसमें क्या होंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 7 बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी इस एल्कीन से क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कंपैरेटिवली और एल्कीन को लेकर के सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसे समझना है
है ना, कि आखिर जो हम लोग स्टेबिलिटी का रिलेशन हाइपर कंजुगेशन से किस तरह से कर रहे हैं, है ना, कि आपको क्या करना है कि जो एल्कीन दी जाएगी उस एल्कीन में आपको अल्फ़ा CH बॉन्ड देखने हैं। अल्फ़ा CH बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, है ना, उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो उससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस एल्कीन के स्ट्रक्चर कितने हुए 7 और इसके कितने हुए 4। इसके स्ट्रक्चर 7 है मतलब ज़्यादा है और इसके स्ट्रक्चर क्या है कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इस एल्कीन से क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना। और भी एल्कीन्स को लेकर के हम देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका हम सीधे कॉन्सेप्ट लिख देंगे कि आखिर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग किस किस तरह से देखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है ना। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो कॉन्जुगेटेड, सबसे पहले कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है किससे, अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन, है ना। कॉन्जुगेटेड एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन से ज़्यादा होती है। अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन में बात करें, ठीक है ना, तो अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन में अल्फ़ा H इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। अगर अल्फ़ा H भी सेम हुए तो एसिमेट्रिक जो एल्कीन होगी उसकी स्टेबिलिटी सिमेट्रिक एल्कीन से ज़्यादा होगी। और अगर हम इसमें बात करें सिमेट्रिक में तो सिमेट्रिक में ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी सिस एल्कीन से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये एल्कीन के लिए कॉन्सेप्ट है कि आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन से ज़्यादा होगी। अनकॉन्जुगेटेड के केस में अल्फ़ा H इंक्रीज़ करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। एसिमेट्रिक, फिर उसके बाद क्या है कि अगर अल्फ़ा H भी सेम होते हैं तो उसमें हम लोग एसिमेट्रिक एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो सिमेट्रिक से ज़्यादा होगी। और अगर सिमेट्रिक के केस में हमें 2 टाइप के मिल सकते हैं, ट्रांस और सिस, जिसमें ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को लिख सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन एल्कीन्स, जैसे फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे ME मतलब CH3 लगा देना, CH3 और C डबल बॉन्ड C, CH3 H, है ना। इसी तरह से C डबल बॉन्ड C, CH3 H, C डबल बॉन्ड C, CH3 H, C डबल बॉन्ड C और H, CH3 है ना। और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इनको हमें किस ऑर्डर में लिखना है, स्टेबिलिटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इनमें जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है या नहीं है। तो अगर इसकी इसमें बात करें तो जो हमारी पहली एल्कीन है वो कैसी है, कॉन्जुगेटेड है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो कॉन्जुगेट एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो अनकॉन्जुगेट से ज़्यादा होती है। तो ये कॉन्जुगेटेड है और बाकी ये सब कैसी हमारी अनकॉन्जुगेटेड है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो जो फर्स्ट हमारी एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। बाकी जो हमारी एल्कीन्स हैं वो सब हमारी कैसी अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड में हम लोग क्या देखेंगे, अल्फ़ा H देखेंगे कि अल्फ़ा H अगर इंक्रीज़ करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो अल्फ़ा H अगर देखेंगे तो जैसे ये एल्कीन है, इस एल्कीन में ये 3, 6 है ना, ये देखिए ये एल्कीन हो गई और ये 3 अल्फ़ा H, ये 3 अल्फ़ा H, ये 3 अल्फ़ा CH और ये 3 अल्फ़ा CH। तो कितने हो गए, अल्फ़ा H इज इक्वल टू 12, है ना। यहाँ की बात करें तो अल्फ़ा H इज इक्वल टू
3 3 6 और 3 9, कितने हो गए 9। इसकी बात करें तो अल्फ़ा एच इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और 3 6। इसकी बात करें तो यहाँ भी 3 और 3 6, अल्फ़ा एच इज इक्वल टू 6। और इसकी भी बात करें तो अल्फ़ा एच इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी इसकी हो गई है ना, क्योंकि ये हमारी कैसी थी, कॉन्जुगेटेड थी। अनकॉन्जुगेटेड में हमें क्या देखना है कि अल्फ़ा एच इंक्रीज़ करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो अल्फ़ा एच इसके बाद देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, तो 12 का नंबर आ जाएगा मतलब सेकंड, फिर 9 आ जाएगा मतलब थर्ड। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो 3 एल्कीन्स लिखी हुई हैं इन तीनों में अल्फ़ा सी एच सेम है ना। अल्फ़ा एच की अगर हम बात करें तो 6 6 और 6। तो इसके लिए फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। एसिमेट्रिक एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो सिमेट्रिक से ज़्यादा है। तो एसिमेट्रिक कौन सी है, जैसे अगर ये हमारी 2 एल्कीन देखेंगे तो ये सिमेट्रिक है, और ये एल्कीन कैसी है, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब अगर आप यहाँ से बीच से प्लेन इस तरह से लगाते हो तो ये 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको करोगे तो आप ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, CH3H CH3H। इसको डिवाइड करोगे तो CH3H CH3H, लेकिन इसको डिवाइड करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो ये कैसी है, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक की स्टेबिलिटी फिर किससे ज़्यादा है, सिमेट्रिक से। अब सिमेट्रिक के केस में भी देखेंगे कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से। तो इनमें ट्रांस सिस क्या कैसे देखते हैं कि जो सेम ग्रुप है अगर अपोजिट साइड में इस तरह से है ना, ये ट्रांस का केस है और ये कौन सा है, सिस का। तो इसके बाद आ जाएगा 5th और फिर आ जाएगा 6th। तो ये हो जाएगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एल्कीन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि एल्कीन में हम लोग स्टेबिलिटी किस तरह से देखते हैं कि अगर हमें एल्कीन्स दी गई हैं उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखना है तो किस तरह से अरेंज करेंगे। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो केवल ध्यान रखना है ना, कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन, फिर अल्फा एच देखने हैं, फिर एसिमेट्रिक की सिमेट्रिक से ज़्यादा होगी, फिर ट्रांस की सिस से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। बाकी आप लोग जानते हैं, अभी बताइए कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होता है, सिस और ट्रांस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या अभी एल्कीन के बारे में पढ़ा है, अभी हमने क्या करना है कि कार्बोकैटायन में ओवरलैपिंग देखनी है और फ्री रेडिकल में, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है ना। कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, जिनमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये हो गया कार्बोकैटायन। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3 और CH2 और ये हो गया प्लस, ठीक है ना। तो ये जो p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इसको अनहाइब्रिड वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये कैसा है, अनहाइब्रिड वैकेंट p ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में हमने बताया है कि जो ओवरलैपिंग यहाँ पे है वो अल्फ़ा CH है ना, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फ़ा CH, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फ़ा CH बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल, ये हो जाएगा p ऑर्बिटल। तो इसमें इंट्रैक्शन या ओवरलैपिंग किस तरह से है कि आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है ये इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे CH बॉन्ड के, तो ये बॉन्ड क्या होगा, CH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH और डबल बॉन्ड CH और ये H प्लस यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। इसी तरह से एक सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा। कुल मिला के इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव जो है, मतलब 3 CH बॉन्ड ब्रेक होंगे। और जब 3 CH बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसके जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। मतलब एक 3 तो वो स्ट्रक्चर होंगे जो इन बॉन्ड्स के ब्रेकिंग होने से बने हुए हैं और एक स्ट्रक्चर वो स्वयं, ठीक है ना। इसलिए अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर की तो वो क्या होते हैं, अल्फ़ा H + 1, मतलब जितने अल्फ़ा H होंगे उससे एक ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये ओवरलैपिंग आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ हमने ले लिया CH3 CH2+ एक कार्बोकैटायन, दूसरा ले लिया CH3 CH3 CH और ये प्लस, और थर्ड कार्बोकैटायन CH3
CH3 और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो इन 3 कार्बोकैटायंस को हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने क्या बताया है कि अगर आप हाइपर कंजुगेशन से लिख रहे हैं तो आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे देखने हैं कि जितने उसमें अल्फा CH बॉन्ड होंगे, जितने उसमें क्या होंगे, अल्फा CH बॉन्ड होंगे, उससे एक ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा CH काउंट करने पड़ेंगे। इस कार्बोकैटायन की बात करें तो इसमें अल्फा H या अल्फा CH कितने हैं, 3। इसमें अल्फा H कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6। इसमें अगर हम अल्फा H की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 9। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो 3, इसका कितना हो जाएगा, 4, है ना। 3 है तो इसमें 4, इसमें 7 और इसमें कितने हो जाएंगे, 10। क्योंकि जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो अल्फा H से हमेशा क्या होता है, एक ज़्यादा होता है। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जो है लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा 3 वाले की होगी, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह से आप जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से जो है अरेंज कर सकते हैं। कोई भी कार्बोकैटायन हो, किसी भी टाइप का हो, आप जो है उसमें हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो है अल्फा CH होने चाहिए। अगर उसमें अल्फा H या अल्फा CH नहीं है तो फिर आप उसको हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके लिए आपको या तो इंडक्टिव इफेक्ट या फिर जो रेजोनेंस का केस जो है उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे हटा करके इन फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, है ना। तो फ्री रेडिकल की भी बात करें तो यहाँ पे भी क्या करना है कि जो ओवरलैपिंग है ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। और ये जो हमारा ऑर्बिटल है ये भी हमारा कैसा है, अनहाइब्रिड वैकेंट पी ऑर्बिटल, है ना, ठीक है ना। इस तरह से बाकी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की जो है डेफिशिएंसी ही होती है ना। तो अगर हम बात करें जो है कि ये अल्फा CH बॉन्ड है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी फ्री रेडिकल होता है वहाँ जितने भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, रिएक्शन होगी या कुछ भी होगा, वहाँ फ्री रेडिकली ही ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो इस CH बॉन्ड देखो ये हमारा हो जाएगा फ्री रेडिकली कार्बन, और ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो ये फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे H और CH रेडिकल और एक इसका रेडिकल और ये एक H रेडिकल, ठीक है ना। ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यही हो जाएगी हमारी इस तरह से ओवरलैपिंग, है ना, जो हम लोग हाइपर कंजुगेशन में कहते हैं कि यहाँ पे अल्फा CH और p ऑर्बिटल के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, वो हमारी ये ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पर क्या होता है, यहाँ भी 3 अल्फा S बॉन्ड है तो 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे और एक स्ट्रक्चर वो स्वयं हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरह से और भी फ्री रेडिकल हो जिसके स्ट्रक्चर और ज़्यादा होंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के बेसिस पर अरेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल और ये CH3 रेडिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बात करें जो है ना, कि ये रेडिकल है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 + 1 4, 6 + 1 7, 9 + 1 10। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें सीधे स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इसको नंबर दे देना है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो स्टेबिलिटी हो जाएगी 3 2 1। तो मेरे हिसाब से आप स्टेबिलिटी को समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन का जो भी केस होगा उसमें आपको क्या करना है कि अल्फा CH बॉन्ड देखने हैं, ठीक है ना। एल्कीन हो, कार्बोकैटायन हो या फिर क्या हो, फ्री रेडिकल, है ना। अगर हम कार्बन आयन की बात करते हैं तो जो कार्बन आयन्स होते हैं
वो हाइपर कंजुगेशन को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कार्बन आयन है वो इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन को शो करते हैं, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन आयन है वो डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन को शो नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन को शो करते हैं। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जो कार्बन आयन है वो डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन को शो क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी आप यहीं पर समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कार्बन आयन की, तो कार्बन आयन में क्या होता है, जैसे CH3 और H2, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, है ना। हाइपर कंजुगेशन में क्या बताया कि यहाँ इंट्रैक्शन या फिर ओवरलैपिंग होती है, लेकिन इसके केस में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग जो होगी वो अल्फा सी एच बॉन्ड और यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में होगी, लेकिन यहाँ पे कहीं भी वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव नहीं कर पाता, मतलब ब्रेक नहीं हो पाता है। इसलिए जो कार्बन आयंस हैं वो हाइपर कंजुगेशन को शो नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन को शो करते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे अभी बात करेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन के टाइप्स, है ना, प्लस माइनस H। हाइपर कंजुगेशन दो टाइप का होता है ना। कौन कौन सा? एक जिसको हम लोग कहते हैं प्लस H और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं माइनस H, ठीक है ना। प्लस H का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, और सेकंड है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन। तो अगर हम बात करें कि प्लस H और माइनस H, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन कब होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन कब होगा, दोनों की क्या क्या कंडीशन होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन के कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अल्फा सी एच बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है ना। अल्फा सी एच बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो कंडीशन होगी उसके लिए क्या है कि अल्फा सी एक्स बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है ना। प्लस एच के केस में क्या है कि अल्फा सी एच बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और माइनस एच के केस में क्या है कि अल्फा सी एक्स बॉन्ड जो है प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, हैलोजन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस एच और माइनस एच। कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे प्लस एच भी होगा और माइनस एच भी होगा, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे या डिस्टिंगाइज करेंगे कि प्लस एच होगा या फिर माइनस एच होगा, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्लस एच है उसके लिए क्या कंडीशन है कि अल्फा सी एच बॉन्ड होने चाहिए वहाँ पे, और माइनस एच की कंडीशन क्या है कि सी एक्स बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है, जैसे अगर हम CH3, CD3 और CT3 की बात करें, ये जो तीन ग्रुप्स हैं इनमें प्लस आई इफेक्ट है वो CD3 से ज़्यादा होता है, फिर उसका CH3 से। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें प्लस एच इफेक्ट, तो जो प्लस एच इफेक्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा कि CH3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर CD3 का, और फिर हो जाएगा CT3 का, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। वैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना, वो मोलिकुलर वेट पर जो है डिपेंड कर रहा था, और जो हमारा प्लस एच इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि जो हमारा सी और एच या सी डी या सी टी के बीच का जो बॉन्ड है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ओवरलैपिंग उतनी ही फास्ट हो जाएगी और नेक्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन उतनी आसानी से हो जाएगा, जिससे कि स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल या फिर एल्कीन की बढ़ जाएगी, ठीक है ना।
तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, CD बॉन्ड है, और कौन सा बॉन्ड है, CT बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो CT, CD और CH। और हाइपर कंजुगेशन में क्या है कि जो बॉन्ड है उसको ब्रेक होना होता है, तो बॉन्ड जितना वीक होगा, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन उतना ही फास्ट होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है CT की, इसलिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो प्लस H इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CH बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। मतलब जो अल्फा CH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, हाइपर कंजुगेशन जो है उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ CH की कम है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन जो है इसमें सबसे क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है।